नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आओ पढ़े चैनल पर हिंदी मेंटर प्रवीण कुमार शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों की एकाग्रता पढ़ाई में लगी होगी। आप लोगों से हमने पहले ही वादा किया था कि आओ पढ़े चैनल पर आपको समग्र जानकारी मिल जाएगी। इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने के बाद में विषय वस्तु से संबंधित आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज हमें अक्सरशः याद है। इसी क्रम में आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। उसके बाद में परीक्षा में कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए जाएं। क्योंकि परीक्षा की पद्धति आपने देख लिए होंगे। सैंपल पेपर की भी चर्चा करेंगे, संशोधित पाठ्यक्रम की भी चर्चा करेंगे। सारी की सारी जानकारी यथा समय परीक्षा से पहले आपके सामने पहुंच जाएगी। बस आप लोग हमारे से इसी तरह जुड़े रहें। आज हम जो हमारी बुक है आरोह कक्षा 12, जिसमें गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है, जो पहला पाठ है भक्तिन। जी हाँ, बिल्कुल महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इस भक्तिन अध्याय का जो पाठ का सार है, वो जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पैराग्राफ वाइज बताया गया है, अनुच्छेद की दृष्टि से बताया गया है, हम उस अनुच्छेद को नाम दे करके उसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। तो आइए चर्चा करते हैं भक्तिन अध्याय आरोह पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड का पहला पाठ कक्षा 12, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। सबसे पहले वाले पैराग्राफ में भक्तिन का जो स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भक्तिन छोटे कद की दुबले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर पतले थे, आंखें छोटी थी और गले के अंदर वो एक कंठी माला पहनती थी। वैसे उसका नाम तो मूल नाम परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि भक्तिन का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था। उसका नाम था लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी का पर्यायवाची अपन देखते हैं, लक्ष्मी का अर्थ देखते हैं। इसका मतलब होता है धन धान्य, धन संपदा, ऐशो आराम से युक्त। ऐसा उस भक्तिन का जीवन नहीं था, तो उसको अपना नाम ही अच्छा नहीं लगता था। जब वह महादेवी वर्मा के यहाँ आकर जब उसने सेविका का काम किया, तो उसने सबसे पहला निवेदन महादेवी वर्मा से किया कि आप मुझे भक्तिन नाम, लक्ष्मी नाम से नहीं पुकारे हैं, कोई अन्य नाम दे दें। तब महादेवी वर्मा ने उसके गले में जो कंठी माला है उसको देख करके, उसकी पूजा पाठ की विधि को देख करके उसको भक्तिन नाम दिया। ये अहिर कुल में पैदा हुई थी। अहिर का मतलब गोपालिका, जो अहिर होते हैं ना, दूध इत्यादि का कार्य करने वाले, ग्वाले इत्यादि, उस अहिर खानदान के अंदर, गोपालिका खानदान के अंदर पैदा हुई थी। तो पहला जो अनुच्छेद है उसमें उनके भक्तिन के स्वरूप का वर्णन किया। दूसरा, अब उसके गांव और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा की जाएगी दूसरे पैराग्राफ। ऐतिहासिक झूसी गांव में एक अहिर की इकलौती बेटी लक्ष्मी, जिसका बाद में नाम भक्तिन पड़ा, इसका लालन पालन उसकी सौतेली मां ने किया। अब इसको कहानी के रूप में आप समझना कि भक्तिन है वो किस प्रकार से, क्या पारिवारिक परिस्थितियां होगी कि उसको अपना घर परिवार गांव छोड़ करके शहर में आकर के महादेवी वर्मा के यहाँ काम करना पड़ा। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हांडिया ग्राम में के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो गया। 9 वर्ष की उम्र में गोना भी हो गया। भक्तिन की विमाता सौतेली माता ने उसके पिता की मृत्यु का, जब भक्तिन के पिता का देहावसान हो गया तो उसके देहावसान का समाचार भी देर से भेजा। तो सास ने रोने धोने के अपशगुन के भय से यह कहकर पीहर भेज दिया कि वह कुछ दिनों से गई नहीं है।
क्योंकि उसने देख लिया, अब उनके पिता का दाह संस्कार भी कर दिया, सारे के सारे रोने धोने के भी काम सिमट गए। लेकिन बख्तिन की जो सासू है उसने सोचा कि ये बख्तिन उनके घर में बैठ करके रोएगी, विलाप करेगी, तो उसको अपने पीहर भेज दिया कि जाओ, काफी दिन हो गए मिलने के लिए। घर पर विमाता का कटु व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए उसी समय तुरंत लौटकर अपने ससुराल आ गई। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख पति के सम्मुख प्रकट किया। अपने पति से उसने अपने पिता की मृत्यु की चर्चा की। अब उस बख्तिन के, ये उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो गई। अब उसकी कहानी या जीवन में कैसा मोड़ लेती है वो दूसरे परिच्छेद में बताया। जीवन के इस भाग में भी बख्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि पुत्र पैदा हो। लेकिन उसकी 3 लड़कियां एक के बाद एक उत्पन्न हुई तो उन्होंने, सास और जेठानियों ने ताने कसने शुरू कर दिए, उपेक्षा और तिरस्कार करना शुरू कर दिया। सास के भी 3 कमऊ बेटे थे, जेठानियों के भी पुत्र थे। अब जेठानियां मौज करती थी और उनके लड़के खेलते कूदते थे, जबकि घर का सारा काम, चक्की चलाना, अनाज कूटना, खाना बनाना, ये सारा का सारा काम बख्तिन करती थी। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती थी, उपले बनाती थी। मतलब बख्तिन और उनकी बेटियां काम के अंदर पूरी घिसी जाती थी, पूरी पीसी जाती थी। लेकिन सास और जेठानियां और उनके जो लड़के हैं वो सब मौज करते थे। खाने के मामले में भी भेदभाव किया जाता था। जेठानियां और उनके लड़के को सफेद राब, दूध, मलाई युक्त भोजन मिलता था। देखो आप, इतना भेदभाव, तभी तो उसमें ऐसी व्यवस्था आ गई कि ये सारा छोड़ के उसको आना पड़ा। ये सारा का सारा है, उनके लड़कों को तो मलाई, दूध, सारी चीजें मिलती थी, किंतु बख्तिन और उनकी लड़कियों को गुड़ की डली और चने बाजरे की गोगरी चबानी पड़ती थी। इस प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि हो गई। इस परिस्थिति में भी अच्छा यह थी कि बख्तिन का जो पति है वो बड़ा परिश्रमी था और वो अपनी बच्चियों को और बख्तिन से स्नेह रखने वाला था और एक परिवार का, बख्तिन का और उनकी बच्चियों का सदैव ध्यान रखने वाला था। इस पति प्रेम के आधार पर बख्तिन ने अपना एक अलग घर कर लिया। वो सबसे अलग रहने लगी। उसे परिवार से अलग होते समय गाय, भैंस, खेत, खलियान, अमरई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे और इस प्रकार परिवार से अलग होने के बाद में उनमें संपन्नता भी आ गई। अच्छे दिन आने ही वाले थे। पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। पति ने क्या किया, बड़ी वाली लड़की है उसकी शादी अच्छे से कर दी और दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थी कि दुर्भाग्य से बख्तिन विधवा हो गई। ये देखो आप, इस कहानी में यहाँ मोड़ आया कि परिवार सारा कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन बख्तिन विधवा हो गई। इस समय स्वयं उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में बख्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सोचा कि भैया अगर ये चली गई या ये अलग से रहने लग गई तो इसके जो खेत खलियान में जो संपन्नता या अच्छे या खूब सारे धन संपदा है वो इस बख्तिन की हमें मिल जाएगी। तो दूसरी शादी का उन्होंने प्रस्ताव रखा, किंतु बख्तिन ने साफ मना कर दिया। उसने अपने केस कटवा लिए। केस कटवाने का मतलब है सन्यास की तरफ प्रवृत्त होने का भी सोच लिया और गुरु मंत्र लेकर कंठी माला पहन ली कि अब आजीवन वो शादी नहीं करेगी। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना दिया। फिर उसके थोड़े से जीवन है पटरी पर आना शुरू हुआ। दोनों छोटी बेटियों की भी शादी कर दी और पति के पसंद का जो पहली बड़ी लड़की है उसका जो पति है उसको घर जमाई रख लिया ताकि परिवार संचालित हो सके। अब अगले वाले अनुच्छेद के अंदर बता रहे हैं कि किस प्रकार से परिवार में क्लेश आगे बढ़ा। बख्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद
जो प्राप्त हुई है वह सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जो घर जमाई रखा था बड़ी लड़की का जो पति, वो भी चल बसा। यह लड़की अभी युवती ही थी। परिवार वालों की दृष्टि वापस गिद्ध की तरह भक्तिन की संपत्ति पर लग गई। अब भक्तिन का जिठोत मतलब जेठ का लड़का अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीतरबाज साले से कराने के लिए उत्सुक था। तीतर लड़ाते रहता था, कोई काम नहीं था उसके पास, एकदम निठल्ला। भक्तिन की लड़की ने इस वर को अस्वीकार कर दिया कि नहीं, माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती कर ही रही थी। मन लगाकर के खेती करना और अपना जीवन निकालना। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थकों ने गांव वालों को बुला लिया। वहां भीड़ इकट्ठी कर ली, हुजूम इकट्ठा कर लिया और भक्तिन की बेटी ने वर बनने के इच्छुक तीतरबाज की अच्छी मरम्मत करके कुंडी खोल दी। अंदर खूब पिटाई लगाई और कुंडी खोल के इसको बाहर निकाल दिया। किंतु उस तीतरबाज ने कहा कि इसने मुझे अंदर बुलाया तभी मैं अंदर गया। ये जो समस्या है इसके समाधान के लिए गांव में पंचायत हुई थी, क्योंकि ये तो चरित्र पर प्रश्न चिन्ह आ गया था। तो गांव में ये छोटी बड़ी पंचायतें होती रहती है इन सब विवादों के निपटारे के लिए। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए पंचायत हुई और भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चरित्रता प्रकट की। उसने कहा कि मैंने किसी को बुलाया नहीं था, ये जबरदस्ती अंदर आया और मैंने इसकी पिटाई लगाई। किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। माँ बेटी विवश थी, यह संबंध सुख कर नहीं रहा। कैसे रह सकता है, ये तो जबरदस्ती का संबंध था। घर में इतनी निर्धनता आ गई कि लगान देना भी संभव न रहा। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर सजा के रूप में खड़ा रखा। भक्तिन इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर आ गई। अब गुटी हुई चांद, मेली धोती और गले में कंठी पहने हुए भक्तिन शहर की ओर प्रस्थान हुई तो उसने लेखिका के पास नौकरी के लिए आ गई। किसके पास? महादेवी वर्मा के पास। और बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छोंकना आदि सब काम घर के जानती है। अब महादेवी वर्मा ने कि उसने अपने यहाँ पर नौकरी में रख लिया। अब उसकी देखो आप पवित्रता देखो कि वो किस प्रकार से खुद भी स्वच्छ रखती थी। अब यहाँ से जो अध्याय शुरू होगा वो महादेवी वर्मा के संसर्ग से आगे बढ़ेगा। नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्ति ने प्रातःकाल स्नान किया और लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र कर दी। इतनी वो स्वच्छता वाली थी। लेखिका ने पहनने के लिए उसको एक धोती दी, लेकिन उसको भी पानी वानी डाल करके उसको भी पवित्र करके पहना। निकलते सूर्य और पीपल को अर्घ दिया, 2 मिनट का जप भी किया और चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, अतः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। वह नाई के उस्त्रे को गंगा जल से धुलवा कर ही अपना मुंडन कराती थी। अध्याय के प्रारंभ में बताया था कि इसने अपने बाल कटवा लिए थे। फिर वो समय समय पर उस्त्रे के द्वारा स्वयं ही अपने बाल साफ कर लेती थी। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में पहले रख देती थी। इतनी वह सुचिता रखती थी। अब भक्तिन के द्वारा जो भोजन बनाया गया था वो महादेवी वर्मा के रूटीन के खाने से थोड़ा अलग था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनाने वाला बदल गया। भक्तिन है वो बनाने लगी तो उसके जो गांव का जो है स्वाद आने लग गया। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का ही होता था। भक्तिन मूल उस ऐसे ही परिवार की थी
तो उनके खाने के अंदर जो टेस्ट है वो एक अहीर परिवार के अंदर आता है वैसा आने लगा। उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी, मोटी मोटी रोटी सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली, कोई प्रश्न पूछना चाहा, तो भक्ति ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी और गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया कि ये चीजें पड़ी हुई है, अगर आपको कुछ अतिरिक्त चाहिए। घी और गुड़ से अरुचि के कारण लेखिका ने इसी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय जाना स्वीकार कर लिया। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के निमित्त ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी। लेकिन अलग भोजन ये भक्तिन ने जो बना करके दिया उसमें भी उसकी अरुचि थी, क्योंकि उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से ये ठीक नहीं था। किंतु इस देहाती वृद्धा ने अपनी सरलता से महादेवी वर्मा को इतना प्रभावित कर दिया कि असुविधा होते हुए भी महादेवी वर्मा उसको अपने घर से हटा नहीं पाई थी। अब भक्तिन का स्वभाव है वो किस प्रकार से घर के अन्य सदस्यों पर भी उसके स्वभाव का प्रभाव पड़ा। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। सदैव दूसरे ऐसा कर ले, दूसरे ऐसा कर ले, स्वयं में किसी प्रकार का बदलाव के लिए तैयार नहीं थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई। देहाती ऐसे बनी कि देहात का बना हुआ जो खाना है वो उस स्तर का, उस लेवल का खाना उसने स्वीकार कर लिया था खाना। किंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खा पाई, न ही ओय को बदल करके जी कह सकी। किसी को बुलाती थी ओ इधर आना, ओ इधर आना, जबकि महादेवी वर्मा ने कहा कि जी बोल करके संबोधित करते हैं, तो वो नहीं अपनाया, लेकिन लेखिका को पूरा ग्रामीण बना दिया। अब उसकी व्यावहारिकता की थोड़ी चर्चा की जाए। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को मटकी में छिपा करके रखती, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि उसमें भी उसका एक तर्क था। क्या था कि इतनी मेहनत की कमाई है, इधर उधर पड़ी हुई है, इसको सार संभाल करके रख दें तो मालकिन यह जानकर के प्रसन्न हो जाएगी और कभी जब जरूरत पड़ेगी तो ये सारी की सारी कमाई मालकिन के भी काम आ जाएगी। ये तर्क दे करके पैसे को मटकी में रखना अपना सही मानती थी तर्क। अब लेखिका ने ये कहा था कि उससे पूछा था कि तुम बाल क्यों कटवाती हो, कोई तीर्थ जाकर के तुमने बोला है या तीर्थ के निमित्त तुमने बाल है कटाए हैं। तब उसने एक शास्त्र सिद्ध मत दिया कि इन सब चीजों को संवारने के अंदर जो समय लगता है वो मैं बचा करके घर के कामों में इसका उपयोग करती हूँ। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, अब हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी, क्योंकि लेखिका महादेवी वर्मा ने कहा कि तुम हस्ताक्षर करना सीख लो, पढ़ी लिखी नहीं हो तो इतना तो अक्षर ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उसने हस्ताक्षर करना भी स्वीकार नहीं किया। उसके पीछे यह तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लग जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। ये तर्क दे करके उसने अपने पढ़ाई का जो उस पर आया था उसको भी हटा दिया था। अब भक्तिन का गर्व, भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा एक सच्ची एक स्वामी भक्त थी कि वो ये कहती थी कि उसके मालकिन जैसा कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि कहने पर भी उत्तर पुस्तकों के परिवीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन को सहयोग नहीं कर पाया। परिवीक्षण कार्य जब वो वहां पर विश्वविद्यालय में लगी हुई थी तो परीक्षा की कॉपियां आती थी महादेवी वर्मा के पास में, तो रात रात भर बैठ करके वो कॉपी चेक करती थी। तो भक्ति ये सारे की सारी चीजें देखती थी, तो वो स्वयं सहायता तो नहीं कर पाती थी, लेकिन लेखिका के चाय पानी नाश्ते इत्यादि का प्रबंध करके वो उनके साथ साथ में लगी रहती थी। उत्तर पुस्तकों को बांध देना, कभी अधूरे चित्र को कोने में रख देना, कभी रंग की प्याली को धोकर, चटाई को आंचल से झाड़ करके जो कुछ भी वो सहायता करना चाहती थी वो महादेवी वर्मा की कर देती थी।
वह सोचती थी कि दूसरे की सहायता की हिम्मत तक नहीं करते। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर बख्तिन प्रसन्न होती थी। वह उस कृति में अपना सहयोग देखती थी कि जब महादेवी वर्मा ने यह कृति लिखी तो मैंने भी पूरा सहयोग किया था। यह सोच करके वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाती थी। लेखिका भी उसके प्रति बड़ी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाने में लगी रहती, तब बख्तिन कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय इत्यादि पिला करके उसकी भूख को शांत करती थी। अब इस परिच्छेद के अंदर अनुच्छेद में यह बताया है कि लेखिका और बख्तिन का संबंध मालकिन और नौकरानी से आगे बढ़ गया था, एक आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था। लेखिका यह मानती थी कि उसके और बख्तिन के बीच में स्वामी सेवक का संबंध नहीं है, इससे भी बड़ा है। वह इच्छा होने पर भी उसको हटा नहीं सकती थी। वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर हंसकर के टाल देती थी। कभी बातों बातों में महादेवी वर्मा बख्तिन को कह देती थी कि तुम चली जाओ, लेकिन बख्तिन है वो उसको हंसी में टाल करके घर के कामों में लग जाती थी। लेखिका उसे सेवक मानती ही नहीं थी। बख्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। जीवन के समग्र क्षेत्र में उसका हस्तक्षेप हो गया था, एक सहयोगिनी के रूप में। लेखिका के परिजनों से बख्तिन का व्यवहार। बख्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी ले लेने देती थी। लेखिका के परिचितों से बख्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान और सद्भाव को निर्धारित करता था। वह परिचितों को आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम से याद, अनपढ़ थी तो वो उनकी आकार, प्रकार, वेशभूषा से नाम याद रखती थी कि वो आए थे या फला व्यक्ति आया था। कवियों के प्रति उसके मन में आदर भाव तो नहीं था, पर वह दुख कातर नारी थी। दूसरों के दुख में सम्मिलित होने वाली नारी थी। जब किसी विद्यार्थी को किसी कारण जेल जाना पड़ता था, ये मैं पराधीन भारत की उस समय की बात कर रहा हूं, तो उसकी खबर सुनकर वह व्यथित हो जाती थी। वह जेल से बहुत डरती थी। किंतु लेखिका को अगर जेल जाना पड़े तो वो हट करके भी जेल जाने को तैयार है। ये बात उसने अपने वक्तव्य में कह दी। वह अपनी मालकिन के जेल जाने पर स्वयं के जेल जाने के हक के लिए बड़े से बड़े लाट साहब से भी लड़ाई करने को तैयार थी। बख्तिन का यह अंतिम अनुच्छेद अभी चालू है। लेखिका इस परिच्छेद बख्तिन को बाहर निकाल करके इस परिच्छेद को पूरा करना नहीं चाहती। लेखिका को भी अब इसका आनंद आने लगा। इस प्रकार का व्यवहार था कि बख्तिन अपने ग्रामीण परिवेश को छोड़ करके, सारी की सारी जिम्मेदारियां छोड़ करके अपने यहाँ पर आकर महादेवी वर्मा के यहाँ पर आकर काम करने लग गई थी। ये इस प्रकार की विडंबना बख्तिन के जीवन पर पड़ी। आप लोगों को इस अध्याय के पाठ का सार और इसके प्रश्नोत्तर हैं। आओ पढ़े चैनल पर नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक करें और आपको सारे के सारे प्रश्नोत्तर और अन्य जानकारी भी समय समय पर मिलती रहेगी। आप लोग अपना सहयोग और प्रेम हमारे आओ पढ़े चैनल के प्रति अपार सहयोग दें और किसी भी प्रकार की कोई सकारात्मक टिप्पणी है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी सभी प्रकार की शंका का समाधान किया जाएगा। हमारी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है जिसको आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके सहयोग करें। आओ पढ़ें चैनल के माध्यम से पढ़ते रहें।